नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। साथियों, आज मैं अपने इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो उनका अगला चैप्टर था अध्याय 2 आत्म एवं व्यक्तित्व, आज हम सभी लोग मिलकर इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज देखने वाले हैं कि ये आत्म एवं व्यक्तित्व है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये मनोविज्ञान विषय का जो आपके कक्षा 12 के बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, जिसका दूसरा चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी के चैप्टर थे वो मैंने बता दिए थे। अब ये जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका है, पहला चैप्टर हम बता चुके हैं, आज दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये दूसरा चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व, इसके विषय में क्या बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं। आइए ध्यान से बच्चों हमारी आवाज़ को सुनिएगा। अगर आप केवल हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में इस चैप्टर का 50% 60% तक कवर हो जाएगा और उसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। 30-40% तो आप अपनी मेहनत के बल पर आप 100 तक पहुंच सकते हैं, कुछ कम मेहनत करेंगे 80% तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप लोग केवल ध्यान से सुनिए। देखिए, परिचय में यहाँ लिखा गया है, प्रायः आपने अपने आप को स्वयं के और दूसरों के व्यवहार को जानने एवं उनका मूल्यांकन करने में प्रवृत्त पाया होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि सब लोग सोचते हैं, सब लोग विचार करते हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमारा हमारा क्या स्थान है, हम सभी लोग सोचते हैं। तो इस बात पर आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ विशेष स्थितियों में आप कैसे दूसरों से भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया एवं व्यवहार करते हैं। दूसरों से अपने संबंधों को लेकर भी आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित हुए होंगे। तो यही है ये आत्म एवं व्यक्तित्व। आत्म एवं व्यक्तित्व का अध्ययन न केवल यह समझने के लिए है कि हम कौन हैं, अपितु हमारी अनन्यता और दूसरों से हमारी समानताओं को भी समझने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। और ये जो आपका आत्म व्यक्तित्व है, इसके विषय में हम आगे आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ये आत्म एवं व्यक्तित्व के विषय में थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है, मोटी हेडिंग है आत्म एवं व्यक्तित्व की। इसमें क्या दिया गया है हम लोग पढ़ लेते हैं। आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ बता दिया गया, इस लाइन में बोल दिया गया है कि आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। ये ऐसे तरीकों को भी इंगित करते हैं जिसमें हमें अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य प्रेक्षणों के आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थिति विशेष में लोग भिन्न तरीकों से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति में दूसरी स्थिति में सामान्यतः पर्याप्त रूप से स्थिर होता है। व्यक्ति के व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर रूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पढ़ा। अब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्म का संप्रत्यय दिया गया है, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। यहाँ लिखा गया है कि बाल्यावस्था से ही हम अपने विषय में या अपने बारे में
सोचने लगते हैं कि हम कौन हैं या आप कौन हैं और आप किस प्रकार दूसरों से भिन्न हैं। पर्याप्त मात्रा में विचार किया होगा। ये सभी लोग विचार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए दिया गया था, आत्मगीत समझ। कृपया मैं डैश हूँ वाले अधोलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ये सब आप क्या क्या अपने बारे में सोचे हैं, ये छोटा सा एक क्रियाकलाप इसमें दे दिया जाता है, ठीक है। तो और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए आत्म के प्रकार के बारे में बात की गई है। तो आप समझ गए होंगे आत्म यानी स्व की अनुभूति, अपनी अनुभूति। आप क्या सोच रहे हैं अपने विषय में, आप किस प्रकार से दूसरों से अपने व्यवहार को अलग कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आत्म क्या है, ठीक है। और व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व की और भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। एक तो देखिए मॉर्टन प्रिंस के अनुसार, आपके जो एक मनोवैज्ञानिक हैं मॉर्टन प्रिंस, उनके अनुसार परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जैविक जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, अभिक्षमताओं एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। और बिसेंज ने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का वह संगठन है जो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। यहाँ पर प्रकार दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए कितने प्रकार का है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। विश्व के सभी भागों के लोग मनोवैज्ञानिकों ने आत्म के अध्ययन में अभिरुचि प्रदर्शित की है, ठीक है। और जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा, यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। आत्मसम्मान क्या है। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। हम कहते हैं ना, हमारे आत्मसम्मान की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है आत्मसम्मान। और आगे चलते हैं, आत्म सक्षमता क्या है। हमारे आत्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। लोग एक दूसरे से इस बात में भी भिन्न होते हैं कि उनका विश्वास इसमें भी है कि वे अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा इसमें उनके जीवन के परिणाम भाग्य, नियति अथवा अन्य स्थिति परक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के रूप में दिया गया परीक्षा में उत्तीर्ण होना। एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता हो कि किसी स्थिति विशेष में मांगों के अनुसार उसमें योग्यता है या व्यवहार करने की क्षमता है तो उसे उच्च आत्म सक्षमता होती है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आत्म सक्षमता के बारे में यहाँ बताया गया। आत्मनियमन क्या है। आत्मनियमन का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित और परीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से है, ठीक है। आत्मनियमन अपने विषय में अपने व्यवहार को संगठित करना, ठीक है, स्वयं को देखना, ठीक है। संस्कृत यहाँ पर देखिए, जीवन की कई स्थितियों में स्थिति परक दबावों के प्रति प्रतिरोध और स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। संकल्प शक्ति के रूप में, जिसे हम संकल्प शक्ति के रूप में जानते हैं, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बात आ गई। संस्कृति एवं आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति का अपना जीवन यापन करना है। भारतीय संस्कृति संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है जो पाश्चात्य सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। ध्यान से देखिए, आत्मनियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने तकनीकी सुझाई है जिसमें अपने व्यवहार का प्रेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर, अपने व्यवहार का प्रेक्षण करना। आत्म अनुदेश, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्वयं से अपने आप को आदेशित करना, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को स्वयं से आदेशित करते हैं, स्वयं से किसी कार्य के लिए।
तैयार करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। आत्म प्रबलन, ये भी एक तकनीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति समूह यहाँ दिखाया गया है, व्यक्ति समूह। और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य, भारतीय तथा पाश्चात्य संस्कृति परिप्रेक्ष्य में आत्म एवं समूह की सीमा रेखाएं दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व का संप्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ व्यक्ति की यहाँ पर देखिए परिभाषा भी दी गई है और उसके अर्थ को समझाया गया है, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। व्यक्तित्व शब्द प्रायः हमारी दैनंदिनी यानी कि जो हमारी डिक्शनरी है चर्चा अथवा बातचीत में प्रकट होता रहता है, प्रतिदिन चर्चा होती रहती है व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना उस मुखौटे को कहा जाता है जिससे अपनी मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग में लाते थे। जिस मुखौटे को अभिनेता अपनाता था उसी के अनुरूप दर्शक उससे एक विशिष्ट भूमिका के निष्पादन की प्रत्याशा करते थे, ठीक है। एक सामान्य जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला होगा। व्यक्ति की यह अवधारणा सतही अंकनों पर आधारित होती है जो सही नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में पर्सनालिटी से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों की स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके से विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ सूचक शब्द जैसे शर्मिलापन हो गया, संवेदनशीलता, शांत, गंभीर, स्फूर्त, ये सब व्यक्तित्व के कुछ लक्षण हो गए, यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व से संबंधित शब्द बताए गए हैं। स्वभाव, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका, विशेष या शील गुण, स्ववृत्ति, चरित्र, आदत, मूल्य, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम दिए गए हैं। अंतः क्रियात्मक उपागम यानी कि व्यक्तित्व के अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि परिवार में यदि 2 बच्चे हैं तो व्यक्तित्व का विकास आश्चर्यजनक रूप से भिन्न प्रकार का होता है। न केवल वे बच्चे शारीरिक दृष्टि से भिन्न होते हैं अपितु विभिन्न स्थितियों में वे भिन्न प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, ठीक है। तो ये है व्यक्तित्व। एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी उनमें विभिन्नताएं हैं, कोई मोटा है कोई पतला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे थे व्यक्तित्व की कि यहाँ पर किस टाइप से सभी लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ पर विशेष उपागम की बात की गई है। ये सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन एवं विशेषीकरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर विशेषक बताया गया है। देखिए कैटल के अनुसार व्यक्तित्व कारक यानी कि रेमंड कैटल जो आपके हैं मनोवैज्ञानिक हैं, रेमंड कैटल का यह विश्वास था कि एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। यह संरचना इंद्रिय अनुभविक रीति से निर्धारित की जाती है। उन्होंने भाषा में उपलब्ध वर्णनात्मक विशेषणों के विशाल समुच्चय में से प्राथमिक विशेषणों की पहचान करने का प्रयास किया। सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया। इसके आधार पर उन्होंने 16 प्राथमिक व मूल विशेषकों की जानकारी प्राप्त की, ठीक है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली उन्होंने तैयार की। उन्होंने 16 तरीके से 16 व्यक्तित्व प्रश्नावली को तैयार करके और उन्होंने देखिए जैसे आपका तंत्रिका पतिता बनाम सामयिक स्थिरता, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, ये सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आइए और चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए सुखेप्सा सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल है, यहाँ पर कार्य करता है जिसका अभिग्रह होता है कि लोग सुख की तलाश करते हैं और कष्ट का परिहार करते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की अधिकांश मूल प्रवृत्तियाँ ऊर्जा कामुक होती हैं
और शेष ऊर्जा आक्रामक होती हैं। ठीक है, सभी लोग सोचते हैं हमको सुख प्राप्त हो, दुख कौन चाहता है। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचनात्मक तत्व 3 हैं, इदम, इद और अहम, यानी कि इदम, इद और ईगो। ठीक है, और लास्ट वाला है परा अहम, सुपर ईगो। तत्व के अचेतन में ऊर्जा के रूप में होते हैं। इनके बारे में ये देखिए, जो सिगमंड फ्रायड हैं उनके सिद्धांत में ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, इद, इदम, इद, अहम और परा अहम। जीवन प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार मनुष्य के अधिकांश व्यवहार दुश्चिंता के प्रति उपयुक्त समायोजन अथवा पलायन को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः किसी दुश्चिंता स्थिति के बारे में यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि यदि व्यापक रूप से निर्धारित करता है तो लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। रक्षा युक्तियाँ हैं, ध्यान से देखिएगा। सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व के विषय में जो चर्चा की है उसी की यहाँ पर इस अध्याय में चर्चा की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, व्यवहारवादी उपागम। यह उपागम व्यवहार की आंतरिक गतिकी को महत्व नहीं देता है। व्यवहारवादी परिभाष्य, प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य पदार्थों में ही विश्वास करते हैं और उन्हीं को महत्व देते हैं। ठीक है, ये व्यवहारवादी उपागम है। अधिकांश व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचना इकाई अनुक्रिया है। प्रत्येक अनुक्रिया एक व्यवहार है जो किसी विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए प्रकट की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, किंतु भोजन के संदर्भ में हम बहुत चयनात्मक भी होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे अनेक प्रकार की सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे पालक, लौकी, करेला। करेला से तो सभी दूर भागते हैं भाई, क्योंकि कड़वा लगता है। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम के अनुसार बच्चे आरंभ में इन सब्जियों को अपने माता पिता से प्रशंसा प्रबलन पाने के बाद ही वे अंततः इन सब्जियों को खाना सीख लेते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, मानवतावादी उपागम, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ सांस्कृतिक उपागम के बारे में। यह उपागम पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है। इसमें प्रस्तावित किया गया है कि किसी समूह की आर्थिक संरक्षण प्रणाली सांस्कृतिक और व्यवहारात्मक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। जलवायु संबंधी दशाएं। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। मानवतावादी उपागम क्या है? मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत के प्रत्युत्तर में विकसित हुए हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने विशेष रूप से योगदान किया है। ठीक है, मानवतावादी उपागम के विषय में बात हो गई। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर है ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन। लोगों को जानने, समझने और उनका वर्णन करने का कार्य ऐसा है जिसमें दैनंदिन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति संबंध, जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनमें अंतःक्रिया करने के पहले हम ये भविष्य कथन भी करते हैं कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व जीवन में अपने पूर्वानुभव, प्रेक्षणों, वार्तालापों और दूसरे लोगों से प्राप्त सूचनाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व मूल्यांकन किसको कहा जाता है? देखो, व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने के लिए हमें अपने प्रयासों को अधिक औपचारिक रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए सोउद्देश्य औपचारिक प्रयास को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व मूल्यांकन के विषय में यहाँ दिया गया है। ये देखिए, रोशा मासी लक्षण परीक्षण। ठीक है,
स्वर्गीय स्याही का धब्बा वाला एक बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। यह परीक्षण हरमन रोशा द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण में 10 मालिक्षम या स्याही के धब्बे होते हैं, उनमें से 5 काली और सफ़ेद रंग के। ठीक है, यह परीक्षण मार्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण हरमन रोशा, ये पूछा भी जाता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि ये जो हरमन रोशा का कौन सा परीक्षण किया गया था। तो ये स्याही के धब्बों वाला इनका परीक्षण है, ये बहुत ही याद रखने वाली ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा अधिक संरचित परीक्षण है। इस परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड और एक कार्ड खाली सादा होते हैं। प्रत्येक सचित्र कार्ड या एक से अधिक लोगों विभिन्न परिस्थितियों से चित्रित करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं। हमको देखिए कम समय में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर सारांश दिया गया है, बहुत ज़रूरी होता है सारांश, किसी भी चैप्टर का सारांश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आत्म और व्यक्तित्व का अध्ययन अपने आप को दूसरों को समझने में हमारी सहायता करता है। एक व्यक्ति का आत्म महत्वपूर्ण दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विकसित होता है। आत्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तित्व आत्म, सामाजिक आत्म और संबंधात्मक आत्म। आत्मसम्मान और आत्म सक्षमता व्यवहार के दो ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनका हमारे जीवन में व्यापक महत्व है। आत्मसम्मान और आत्म सक्षमता बताया था ना ऊपर, वही है। आत्मनियमन की मनोवैज्ञानिक तकनीकों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का व्यवस्थित प्रेक्षण, आत्म प्रबलन और आत्म अनुदेशन सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति की मनोदैहिक विशेषताओं से है, जो विभिन्न स्थितियों और समयों में सापेक्ष रूप से स्थिर होते हैं। उनमें अनन्य बताते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों के प्रति अनुकूलन करने में सहायक होता है, इसलिए बाह्य अथवा आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप इसमें परिवर्तन संभव है। व्यक्तित्व का अध्ययन विभिन्न उपागमों द्वारा किया गया है। इनमें सबसे अधिक प्रमुख उपागम प्रारूपिक, मनोगतिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी उपागम है। ठीक है, प्रारूप उपागम व्यक्तित्व का वर्णन कुछ प्रारूपों के आधार पर करने का प्रयास करता है, जिसमें विशेषकों के एक गुच्छ पर बल दिया जाता है। आलपोर्ट, कैटल और आइजैक ने व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम का समर्थन किया, जो व्यक्ति का एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। देखिए फ्रायड आ गए, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने मनोगतिक उपागम विकसित किया और ईद, अहम और परा अहम जैसे हमारी आंतरिक शक्तियों के बीच सतत द्वंद्वों के रूप में व्यक्तित्व का विवेचन किया। फ्रायड के अनुसार विचार से अचेतन द्वंद्व मनोलैंगिक विकास की प्रक्रिया में सन्निहित होता है, जो मौखिक काम प्रस्तुति में घटित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम फ्रायडवादी सिद्धांतकारों ने अंतर्वैयक्तिक शक्तियों और व्यक्ति के जीवन में समकालीन परिस्थितियों पर बल दिया है। युंग, फ्रॉम, एडलर, हार्नी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा इन लोगों को थोड़ा सा। और व्यवहारिक उपागम व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति किसी व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में समझता है। व्यवहारवादी अनुक्रिया को व्यक्ति की एक संरचनात्मक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, जो किसी विशिष्ट आवश्यकता की संस्तुति के लिए प्रकट किया जाता है। सांस्कृतिक उपागम व्यक्ति को प्रचलित आर्थिक अनुरक्षित प्रणालियों और लोगों के एक समूह की परिणामी सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति व्यक्तियों के अनुकूल रूप में समझाने का प्रयास करता है। मानवतावादी उपागम व्यक्तियों का आत्मनिष्ठ अनुभवों और उनके वर्णों पर बल देता है। रोजर्स ने वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के मध्य संबंध पर बल दिया है। दोनों प्रकार के आत्म के बीच समरूपता होने पर व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है। मैस्लो ने लोगों को अभिप्रेरित करने वाली आवश्यकताओं के पारस्परिक प्रभाव के रूप में व्यक्तित्व का विवेचन किया है। मैस्लो की बात यहाँ पर हो रही है। व्यक्तित्व मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में लोगों का विश्लेषण मूल्यांकन किया जाता है। इनमें व्यक्ति के व्यवहार की उच्च स्तरीय परिशुद्धता के साथ भविष्यवाणी करना प्रमुख लक्ष्य होता है। किसी व्यक्ति के
व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रेक्षक और प्रतिवेदनों प्रक्षेपी तकनीकों आत्म प्रतिवेदन मापों द्वारा किया जाता है। प्रेक्षक के प्रतिवेदनों में साक्षात्कार, प्रेक्षण निर्धारण, नाम निर्देशन और स्थिति परक परीक्षण आते हैं। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण और कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण व्यक्तित्व की व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्षेपी तकनीकें हैं। देखिए हरमन रोशा का ये स्याही धब्बा परीक्षण बहुत प्रचलित है। आत्म प्रतिवेदन माप स्पष्ट रूप से संरचित परीक्षणों के उपयोग द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। समीक्षात्मक प्रश्न आ गया है, इन प्रश्नों को आप देखिए और अध्याय को पढ़ने के बाद आप देखिए कि आप इसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का ये चैप्टर। ठीक है, आत्म और व्यक्तित्व। और ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी चीज़ें न समझ आई हों उसको पूछिएगा। वेब लिंक दिया गया है यहाँ पर देखिए, शैक्षिक संकेत जहाँ आपको मिल सकते हैं समझाने के लिए, और जीवन के विविध क्षेत्रों में भिन्न व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीकों के महत्व पर बल दीजिए। ये सारी चीज़ें देखिए एनसीईआरटी ने कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर दी है। वेब लिंक दे दिया गया है, ये विकीपीडिया है .org, wiki.प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये सारी चीज़ें आप जो है मोबाइल में गूगल पर जाकर के सर्च करके इस लिंक को खोल करके और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी समस्याएं पूछिए। धन्यवाद।